ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ जाके आपका दिल भारी होने लगता है। आपका दिल कहता है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मुझे वापस चला जाना चाहिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और जो होता है वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं। ऐसी कुछ स्टोरीज हैं जो लोगों के साथ पेश आती हैं और मैं यूट्यूब पर अपलोड कर भी चुका हूँ। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या खुदा न खास्ता पेश आ चुका है, आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर है और एक ईमेल एड्रेस है। अपनी स्टोरीज लिख कर या वॉइस मैसेज के जरिए मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं बेस्ट स्टोरी सेलेक्ट करके उस पर नरेट कर दूँ। चलते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। आयतुल कुर्सी का एहसार कर लें, क्योंकि कहा जाता है जब हम इन मखलूक़ात में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, इनका जिक्र करते हैं, तो ये बहुत करीब आने लगती हैं, ये भी हम इंटरेस्ट लेने लगती हैं। तो आपको डर न लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। मैं अरसे दराज से बैरून मुल्क में रह रहा हूँ। शुरू के चंद साल ऐसे अल्लाह की मेहरबानी से गुजरे जैसे किस्मत ने हाथ पकड़ रखा। जितनी मेहनत करता उसका नतीजा दुगना मिलता। हर महीने घर पर रकम भेजता, माँ बाप खुश, बीवी खुश, बच्चे खुश। फिर न जाने क्या हुआ, काम में रुकावटें आने लगी। एक एक करके डील्स ख़त्म होती गईं। जो लोग कल तक खुद फ़ोन करते थे आज मेरा नंबर देखकर कॉल रिजेक्ट कर देते। घर भेजने वाली रकम कम होती गई। फिर वो दिन भी आया कि घर मैंने पहली बार इस तरह फ़ोन किया, क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ था ही नहीं और इसी के साथ मेरा अंदर कुछ बदलना शुरू हो गया। मैं अब चिड़चिड़ा हो गया, छोटी छोटी बात पर गुस्सा। मेरी वाइफ मरियम की कोई बात सुनकर ऐसा लगता जैसे अंदर आग लग गई है। फिर मैं वो कुछ कह देता जो मुझे खुद भी बाद में शर्म दिलाता। रात को नींद नहीं आती, भूख प्यास खत्म, लोगों से बात करने में झिझक, जैसे सब मेरे बारे में कुछ जानते हो। कभी कभी मुझे लगता मेरे कमरे में कोई है, हालांकि वहां कोई नहीं होता। और ख्वाब तो जैसे सजा बन गए। कभी मैं अपने आप को किसी तहखाने में बंद देखता, कभी लोहे की सलाखों के पीछे, कभी मैं चलता जा रहा हूं और आगे रास्ता बंद। फिर अचानक एक बड़ा सा सांप सामने जैसे मुझे वापस धकेल रहा हो। ये सब रोज होने लगा। मेरी बीवी ने एक ऐसी बात बताई कि मैं अंदर से हिल गया। आखिर मैं वापस आ गया। मैं समझा था वतन की हवा लगेगी तो शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहां आकर हालात और भी बिगड़ गए। एक दिन मैं किसी काम से बाहर गया, वापस आया तो बेटा दरवाजे पर था। मैंने कहा तुम्हारी माँ कहाँ? उसने कहा अम्मी ऊपर वाले फ्लोर पर सफाई करने गई है, काफ़ी देर हो गई है, अभी तक नीचे नहीं आई। हमारा ऊपर वाला फ्लोर पहले किराए पर था मगर अब खाली रहता था, बस कभी कभार सफाई हो जाती। मैं ऊपर चढ़ा और सीढ़ियाँ चढ़ते ही मैंने मरियम की हंसी सुनी, लेकिन मसला ये था कि मरियम की हंसी में खुशी नहीं थी। वो ऐसे हंस रही थी जैसे किसी ने इसे मजबूर किया और वो किसी से बात कर रही थी, जैसे वहां कोई और भी मौजूद हो। मैंने दरवाजे के करीब जाकर आवाज दी, मरियम। बस फिर जो हुआ वो आज तक मेरे कानों में गूंजता है। मरियम ने जैसे ही मुड़कर मुझे देखा वो चीखने लगी, जोर जोर से, इतनी जोर से कि मुझे लगा कोई इस पर हमला कर रहा। वो पीछे हट गई, दीवार से लग गई और अपने बेटे को आवाज देने लगी। मैं घबरा गया। क्या हुआ? मैं हूं जाहिद। नीचे से सब लोग भाग कर ऊपर आ गए और फिर जो मरियम ने बताया, मेरे जिस्म में जैसे सर्दी की लहर दौड़ गई। उसने कहा आपके घर से जाते ही मैंने सफाई की, फिर ऊपर आ गई। मैं कमरा साफ कर रही थी, आप पीछे से आए, आपने मुझे सलाम किया और मुझसे बातें करने लगे। मैंने कहा मैं तो घर में था ही नहीं। वो बोली नहीं आप थे, आपने कहा सफाई छोड़ो मेरे साथ चलो। फिर आप हंसने लगे। आपने कहा तुम काम करती रहो, मैं बातें करता रहूंगा। मैंने समझा आप मजाक कर रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे। फिर वही जुमला जिसने मेरा खून जमा दिया। फिर अचानक आपने पीछे से दोबारा सलाम किया। मैंने मुड़कर देखा तो आप दरवाजे के पास खड़े थे। मैंने पूछा और जो तुमसे बातें कर रहा था वो? मरियम ने कांपती उंगली से
खिड़की की तरफ इशारा किया। वो खिड़की के पास खड़ा था, बिल्कुल आप जैसा, हूबहू, मगर उसकी आंखें ऐसी थी जैसे वो हंस नहीं रहा था, वो मुझे देख रहा था। ये कहकर मरियम रोने लगी और मैं बस खड़ा रह गया, क्योंकि मैंने खुद भी कई बार महसूस किया था कि जैसे कोई मेरे जैसा मेरे आसपास है, मगर आज पहली बार किसी और ने भी वही बात कही थी। मेरे नाम की आवाज़, खाली छत, और कई दफ़ा मुझे आईने में अपने अक्स फील होता था कि जैसे मैं मूवमेंट करता था वो वैसा नहीं करता था। मैं अपना कई बार वहम समझ के दिमाग को झटक देता था। चंद दिन बाद मैं मगरिब के करीब छत पर गया। हल्का सा अंधेरा था। मैं दीवार के साथ खड़ा था कि पीछे से किसी ने साफ आवाज में मेरा नाम लिया, शाहिद इधर आ। मैंने फौरन मुड़कर देखा, कोई नहीं, पूरी छत खाली। मेरे पांव जैसे जमीन में धंस गए। मैंने आयतुल कुर्सी शुरू कर दी और भागकर नीचे आया। एक रात शोर सुनकर मेरी आंख खुल गई। आवाज मरियम वाले कमरे से थी। मैं भाग कर गया तो मरियम कांप रही थी, इतनी खौफजदा कि बोल नहीं पा रही थी। उसने मेरा बाजू ऐसे पकड़ा जैसे मैं उसे छोड़ दूंगा तो वो मर जाएगी। कुछ देर बाद वो बोली और फिर मुझ पर ही बरस पड़ी, आप किसी को क्यों नहीं बुलाते, कोई हल क्यों नहीं निकालते? फिर उसने बताया, मैं सोई हुई थी, मैं जाग रही थी, बस जिस्म बोझल था, जैसे किसी ने मेरा ऊपर पहाड़ रख दिया। और फिर वो औरत, वो काली औरत मेरे बदन में सनसनी दौड़ गई। वो मेरे सामने आ गई, मेरे इतने करीब कि मैं उसकी सांस महसूस कर रही थी। उसने मेरी बेटी की तरफ इशारा किया और हंसी, जैसे कह रही हो कि मेरी है। मरियम रो रही थी। मैंने पूछा, ये ख्वाब था? वो बोली, नहीं जाहिद, मैं जाग रही थी, मैं चीखना चाहती थी मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना चाही मगर अल्फाज भूलने लगती। मैं शुरू करती फिर भूल जाती, फिर शुरू करती फिर भूल जाती, और उसकी आखिरी लाइन ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। वो हंसती रही जैसे मेरे बेबसी का मजा ले रही हो। मैंने कई जगह जाना शुरू किया। कोई कहता जादू है, कोई कहता जिन्नात है, कोई तावीज़ देता, कोई पैसे मांगता, और एक जगह तो इतना साफ झूठ था कि मेरा दिल चाहा वहीं सबके सामने बोल दूं, मगर फिर मैं खामोश रह गया। मुझे सिर्फ अपना घर बचाना था। लेकिन एक बात खतरनाक थी, मरियम को कई बार ऐसा लगता कि वो किसी से बात कर रही है, कोई उसे प्यार से मुखातिब करता। वो मुस्कुरा देती और फिर मैं अचानक आ जाता तो मरियम घबरा जाती। वो कहती, जाहिद, मैं कसम खाकर कह रही हूं, मैं जिससे बात कर रही थी वो आप जैसा था मगर आप नहीं थे। ये सुनकर मेरे अंदर एक खालीपन बढ़ने लगा, जैसे मेरी जिंदगी के अंदर कोई दूसरा भी जगह बना रहा हो। एक दिन ऐसा हुआ कि हम दोनों मियाँ बीवी सो रहे थे। हमारे बड़े बेड के दरमियान में हमारे बच्चे सो रहे थे। मेरी वाइफ बेड के उस कोने में करवट लिए लेटी थी और मैं बेड के इस कोने में। अब दोनों के दरमियान काफ़ी डिस्टेंस था। अब यहाँ जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, कमज़ोर दिल हजरात इस बात को ना सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक सीन होने वाला था। होता ऐसा है कि मैं सो रहा था और गहरी नींद में था, तो मुझे हल्की सी हंसी की आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ मेरी वाइफ की थी। मेरी आँख खुल गई। कमरे में लाइट तो बंद थी लेकिन इतना अंधेरा नहीं था कि कोई दिखाई न दे सके। मैंने महसूस किया मेरी वाइफ उस तरफ मुंह किए लेटी है करवट के बल, और वो किसी से बातें करे। मैं थोड़ा सा बेड से उठकर खामोशी से देखता हूँ। मेरी वाइफ की उस तरफ बेड के साथ कोई बैठा उससे बातें कर रहा है, और वही शख्स जो सेम कद काट का था। और मेरी वाइफ को कहने लगा, चलो दूसरे कमरे में चलते हैं। मैं ये मंजर देख रहा हूँ। मेरी वाइफ बेड से उठती, उसका हाथ पकड़ता और कमरे से दूसरे कमरे में जाने लगता। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुँचते मैं जोर से मरियम को पुकारता हूँ। मरियम शॉक्ड हो जाती है और चीखने लगती है। यहाँ वो शख्स जो भी था, जैसे ही बरामदे की लाइट के सामने आता मैं देखता हूँ कि वही शख्स था जो मेरी कॉपी थी, जो मुझसे मुशाबत रखता था।
जैसे ही मैंने आवाज़ दी, मरियम ने चीखना शुरू किया। वो शख्स सहन की तरफ भागने लगा और थोड़ी देर में हवा में ऐसे घुल गया जैसे यहाँ था ही नहीं। मैंने वाइफ से पूछा, वो होश में आई। उसने कहा कि आप ही थे और मुझे कह रहे थे उधर चलो, हमने बात करनी, और आज आप बहुत अच्छे मूड में थे। खैर, ये बात भी गुजर गई। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अंदर से खाए जा रही थी। कोई मेरी मुशाबत में मेरी वाइफ के बहुत करीब आना चाह रहा था। एक दिन बाजार से गुजरते हुए एक आदमी ने मुझे घूरा। मैं आगे बढ़ गया। मैंने मुड़ कर देखा, वो फिर भी देख रहा था। मैं चलने लगा, फिर रुक कर दोबारा मुड़ा तो मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। वो आदमी मेरे पीछे खड़ा था। उसने सलाम किया, मेरा हाथ पकड़कर करीब होटल की तरफ इशारा किया। आओ, तुम्हारे ऊपर जो असरात हैं उसका हल बताता हूँ। मैं हैरान, आप कौन हैं? आपको कैसे मालूम? उसने मुझे बोलने ही ना दिया, बस अंदर ले गया। होटल में बैठकर उसने आंखें बंद की, जैसे दिल में कुछ पढ़ रहा। फिर पानी के जग में 3 बार फूंक मारी। ये पानी घर ले जा, नहाने वाली पानी में मिला, खड़े होकर नहा, जो पानी जमा हो इसे चलते पानी में बहा दे। 2 दिन बाद इसी वक्त यहीं आ जाना और किसी को बताना मत। मैंने पूछा, आपका नाम? वो मुस्कुराया। मैं तुम्हारा भाई समझो। मैं खामोश रह गया। मेरा भाई? ये कैसा रिश्ता है? लेकिन मेरे पास और रास्ता भी नहीं था। मैं पानी लेकर घर आया, मरियम को बहाने से पड़ोस भेज दिया और छत पर जाकर नहाया। और फिर वो हुआ जिसने मेरे अंदर का इनकार तोड़ दिया। पानी पीला हो गया, इतना पीला जैसे किसी ने हल्दी घोल दी हो। मैंने मजीद पानी डाला, वो भी वैसा ही। फिर और डाला, फिर भी वैसा ही। मेरा सर चकराने लगा। मैंने वो पानी महफूज किया और बहा दिया। और हैरत, पहली दफ़ा कई महीनों बाद मेरे दिल पर बोझ हल्का हुआ। 2 दिन बाद मैं होटल गया और होटल वाले से कहा, वो आदमी जिसने मुझे पानी दिया था वो कहाँ है? होटल वाला हैरान होकर बोला, जनाब, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता। मैं सुन हो गया, ये कैसे हो सकता है? मैं उसी जगह बैठा था, यही होटल, यही मालिक, वही कोना। मैं घर आया तो मजीद झटका मिला। वो पानी वाला जग घर से गायब था। मैंने पूरा घर छान मारा, कोई नहीं जानता। मरियम तो छत पर गई ही नहीं थी। मेरे जहन में एक ही जुमला गूंज रहा था, ये आदमी इंसान नहीं था। उस दिन मैंने देखा मरियम के सर के सामने वाले बाल जैसे किसी ने काट दिए हों, कटे हुए, साफ, और जमीन पर कुछ भी नहीं। मैंने अपने बेटे को इशारे से खामोश किया, अम्मी को ना बताना। मरियम बैठ गई, उसकी आंखें बंद होने लगी जैसे कोई उसे सुला रहा हो। फिर वो अचानक बिल्कुल खामोश, न बोलना न जवाब, बस घूर कर देखना। मैंने दम किया, पानी पिलाया, मगर वो जैसे वहाँ मौजूद ही ना हो। बच्चे रो रहे थे और मरियम पत्थर की तरह। मैंने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, ही मेरे बस से बाहर हो रहा है। मैं भी इस सोच में था कि असर का वक्त करीब है। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मैं भाग कर गया। दरवाज़ा खोला तो वही आदमी सामने खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था और इसके हाथ में वही पानी का जग था। मैं साकित हो गया, सांस रुक गई, जिस्म में कपकपी तारी हो गई। उसने बस इतना कहा, लो ये पानी, अपनी बीवी और बच्चों को पिला दो, घर में छिड़काव कर दो, और मेरी अमानत वहीं रखना जहां पहले रखी थी। और वो पलट कर चला गया। मैं बाहर निकला, वो गायब, जैसे हवा में तहलील हो गया। मैं अंदर आया, पानी पिलाया, छिड़काव किया, और चंद ही लम्हों बाद मरियम की आवाज़ आई। वो रो रही थी, मगर वो रोना होश में आने का रोना था। उसने ज़ैनब को गले लगा रखा था, जैसे वापस ज़िंदगी मिल गई हो। मैंने पहली बार महसूस किया ये मसला किसी आम चीज़ का नहीं, ये किसी चीज़ का है जो हमारे अंदर और हमारे घर के अंदर अपना रास्ता बना रही है। पानी पिलाने के बाद मरियम जैसे वापस आ गई थी। बच्चे भी थोड़ा संभल गए, मगर मेरे अंदर का डर पहले से बढ़ चुका था। वो आदमी जिसे होटल वाला जानता ही नहीं मेरे घर तक आ गया था, और वो जग जो गायब हुआ था उसी के हाथ में वापस आ गया था। मैं बार बार सोचता रहा, अगर ये इंसान है तो इसे मेरे घर का कैसे पता, और अगर इंसान नहीं तो फिर। उसी रात मैंने फैसला किया कि आज मैं जागूंगा, देखूंगा जो भी है कैसे आता है।
मैंने वुज़ू किया, कुछ आयात पढ़ी, बच्चों के पास बैठ गया। मरियम ने भी तस्बीह पकड़ी हुई थी, लेकिन जो जो रात गहरी हुई घर के अंदर हवा बदलने लगी। ये अजीब बात है, जब कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती तब भी आपको महसूस हो जाता है कि कमरे में किसी तीसरी की मौजूदगी है। ठीक रात के लगभग 3 बजे मुझे लगा जैसे छत के ऊपर किसी ने कदम रखा। बस एक कदम, फिर खामोशी। मैं उठा, दरवाजे की तरफ बढ़ा और बिल्कुल उसी लम्हे मरियम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज़ बहुत हल्की थी, साहिद मत जाना। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं बस देख कर आता हूँ। मरियम की आंखों में ऐसी वहशत थी जैसे वो कुछ देख रही हो। वो बोली, वो आज फिर आया था। मेरा दिल धक से रह गया। कौन? मरियम ने सिर्फ एक लफ्ज कहा, आपका वही डुप्लीकेट। मरियम जिससे बात कर रही थी वो मैं नहीं था। मरियम ने बताया, पानी छिड़कने के बाद जब मैं बच्चों के पास था और वो किचन में गई तो उसे पीछे से मेरी आवाज़ आई। मरियम, वो खुश हुई कि शायद मेरा मूड बेहतर है। वो मुड़ी तो उसे मैं नज़र आया, बिल्कुल मैं, वही कपड़े, वही चेहरा, मगर मरियम ने कहा, जाहिद मुझे ऐसे लगा जैसे उसके चेहरे पर कोई चीज़ गलत थी, जैसे हंसी नहीं थी, बस दांत दिख रहे थे। वो मैं यानी वो मरियम के करीब आया, बहुत करीब, और मरियम ने महसूस किया जैसे उसके कान के पास कोई सांस ले रहा, मगर उसके सांस की बू अजीब थी, जैसे नम मिट्टी और पुरानी लकड़ी की हो। वो मैं बोला, इतनी तस्बीह क्यों और इतनी आयतें क्यों? छोड़ो, आओ। मरियम ने पीछे हटकर कहा, नहीं जाहिद, ऐसे मत कहो। मैं अल्लाह का कलाम पढ़ रही हूं और तुम मेरा साथ दे रहे हो। वो हंस पड़ा, एक खुश सी हंसी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, हाँ पढ़ तो रहे हैं, लेकिन मैं भी तो यहाँ हूं ना अभी तुम्हारे पास। अभी सिर्फ मुझसे बात करो। ये जुमला कहते ही किचन के पिछले कोने में रखा बर्तनों वाला रैक खुद ब खुद हिल गया और मरियम को शक हो गया कि वो मैं नहीं हूं। मरियम डर गई। उसी लम्हे में वाकई कमरे से बाहर निकला। तब मरियम ने देखा दरवाजे के पास मैं खड़ा हूं और किचन के अंदर वो दूसरा। मरियम के मुंह से चीख निकल गई और वो दूसरा ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। मरियम ने रोते हुए कहा, जाहिद वो मुझे अपने पास बुलाता है, जैसे वो मेरा हक मांग रहा हो। मैंने उस रात पहली बार महसूस किया, ये सिर्फ डर नहीं, ये कब्जा जैसे कोई चीज है जो हमारी जिंदगी के अंदर अपना हिस्सा मांग रही है। मैंने सोचा था कि आज मैं मजबूत रहूंगा, मगर जब आपकी बीवी लरसती आवाज में कहे कि आप जैसा कोई और मुझे छूने की कोशिश कर रहा था तो मर्ग की हड्डी तक कांप जाती। रात का एक पहर गुजरा था कि मुझे खुद भी कुछ महसूस हुआ। मैं लेटा था कि अचानक कंबल हल्का सा खिसका, जैसे किसी ने नीचे से खींचा। मैंने फौरन आंख खोली। कमरे में अंधेरा था, मगर इतना भी नहीं कि कुछ नजर ना आए, और मैंने देखा कि मेरे पलंग के पायंतों वाली तरफ कोई बैठा है। मैंने दिल में आयतुल कुर्सी शुरू की। वो आहिस्ता आहिस्ता सर उठाकर मेरी तरफ देखने लगा। मेरी जान निकल गई और मेरा ही चेहरा था, बिल्कुल मेरा, मगर आंखें ऐसी थी जैसे किसी ने अंदर अंधेरा भर दिया। पलकें कम हिलती थी और होंठ ऐसे जैसे हंसी का ढोंग कर रहे हो। वो बस मुझे देखता रहा। मैंने आंखें जोर से बंद की और दोबारा खोली। अब वो पाँव की तरफ नहीं था, अब वो मेरे पलंग के बिल्कुल साथ खड़ा था और उसके होंठ हिले। तेरे घर में मेरी जगह है। मैंने उस वक्त जोर से अल्लाह अकबर कहा और जैसे अल्फाज निकले कमरे में एक ठंडी हवा चल गई और वो पीछे हट गया, लेकिन जाते जाते मुस्कुराया। ऐसी मुस्कुराहट इंसान नहीं करता। अगले दिन मैंने छत पर जाकर वो जग रखा जैसे उसने कहा था, मगर दिल में एक सवाल था, ये अमानत है क्या, जग या कुछ और। उसी शाम मरियम ने एक और बात बताई। वो कह रही थी कि जब वो कमरे में अकेली होती है तो कभी ऐसा लगता है जैसे कोई उसके बालों के करीब आकर सूंघ रहा है, और कभी कभी उसके बाल हल्के से खिंच जाते हैं। मैंने गुस्से से कहा, जो भी है सामने आकर बात करे।
कसम से उसी रात हमें उस गुस्से की सजा मिली। रात तकरीबन 2:30 बजे अचानक हमारे बड़े बेटे की चीख सुनाई दी। हम दोनों भागकर उसके कमरे की तरफ गए। बेटा बिस्तर के किनारे बैठा, सांस फूली हुई, आंखें फटी हुई। वो बस एक ही जुमला बोल रहा था, बाबा बाबा। मैंने पकड़ कर कहा, क्या हुआ? मैं हूं, देखो। वो मेरे चेहरे को घूर रहा था, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा। फिर वो रो पड़ा। बाबा, आप अभी मेरे पास आए थे और आपने कहा था चुप रहो। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने कहा, मैं नहीं आया, मैं तो मम्मी के पास था। बेटा हाँफते हुए बोला, नहीं पापा, आप ही थे। आपने मेरे सर पर हाथ रखा, मगर आपके हाथ बहुत ठंडे थे। उसने अपने माथे पर हाथ रखा, जैसे अभी भी वो सर्दी महसूस कर रहा। मरियम की हालत बिगड़ गई। मैंने उसी वक्त पानी निकाला, वही दम वाला। बच्चों को बुलाया, घर के कोनों में छिड़का, मगर इस दफा छिड़काव के बाद किचन के कोने से हल्की हंसी आई। वो हंसी मेरी नहीं थी। मरियम की जुबान बंद और वो कोने की तरफ देखती रही। उस रात के बाद मरियम फिर से अजीब हो गई। वो चुप हो गई, बस घूरती, जैसे कोई इसे अंदर से पकड़ कर बैठ गया। उसकी आंखें बार बार ही कोने की तरफ जाती और पलट कर मुझे ऐसे देखती जैसे कह रही हो, वो यहाँ है, तुम क्यों नहीं देख रहे? मैंने दिल में कहा, या अल्लाह मेरे बच्चों को बचा ले। और फिर मैंने वो गलती की जो नहीं करनी चाहिए थी। मैंने गुस्से में उसी कोने की तरफ देखकर बुलंद आवाज में कहा, अगर तू है तो मेरे सामने आ। कमरे में खामोशी हो गई, इतनी खामोशी कि दीवार की खिड़की की टक टक भी कानों में चुभने लगी। फिर अचानक हमारे घर के मेन दरवाजे पर दस्तक हुई, बहुत आहिस्ता, जैसे कोई उंगली की नोक से बजा रहा हो। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। मरियम ने एकदम मेरी कलाई पकड़ी और इसकी जुबान जैसे खुल गई। मत खोलें, वो आप नहीं होगे। मरियम ने मेरी कलाई इतनी जोर से पकड़ी हुई थी कि उसके नाखून मेरे गोश्त में धंस गए थे। वो तकरीबन सरगोशी में बोली, जाहिद मत खोले, वो वही होगा। दरवाजे पर दस्तक होती रही, इस दफा जरा जोर से। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने बच्चों की तरफ देखा, वो सहम कर दीवार के साथ लगे खड़े रहे। मरियम की आंखें दरवाजे पर जमी थी, जैसे वो पहले से ही जानती हो कि बाहर कौन है। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए दरवाजा खोला और बाहर कोई नहीं था। गली खाली, हल्की सी हवा, दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। मैंने सुकून का सांस लिया ही था कि मरियम की चीख निकल गई, पीछे देखो। मैं पलटा तो मेरे जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। दरवाजे के अंदर हमारे सहन में मेरा हमशक्ल खड़ा था, बिल्कुल मैं। वही कपड़े, वही कद, वही चेहरा। वो आंखें मुझे देख ही नहीं रही थी, वो मरियम को देख रही थी। और उसकी जुबान से वो अल्फाज निकले जो मैं कभी नहीं कहता, इतना डर क्यों रहे हो, मैं तुम ही तो हूं। मरियम पीछे हट गई, उसके मुंह से आवाज तक ना निकल सकी। मैंने जोर से कहा, तू कौन है तू? वो मुस्कुराया, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें दांत ज्यादा और एहसास बिल्कुल नहीं था। मैं वो हूं जिसे तुमने जगह दी, तुम्हारा हमसाथ। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, वो भी आगे बढ़ा। मैं रुका, वो भी रुका, जैसे आईना हो, मगर आईना नहीं था। मेरे दिल में एक ही ख्याल था, अगर मैं इसे छू लूं तो क्या होगा। उसी लम्हे मरियम बेहोश होकर गिर पड़ी। बच्चे चीखने लगे और वो यानी मैं हंसते हुए पीछे हटने लगा। अभी नहीं, अभी तो तुम्हें समझना है। और वो ऐसे गायब हुआ जैसे हवा में खुल गया। ना कोई दरवाजा खुला ना बंद हुआ, बस वो था और फिर नहीं था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। फजर से कुछ पहले मेरे फोन की स्क्रीन खुद ब खुद रोशन हो गई। कोई कॉल नहीं थी, कोई मैसेज नहीं था, बस एक ही जुमला स्क्रीन पर था, अमानत अभी पूरी नहीं हुई। मेरे हाथ कांपने लगे। उसी वक्त दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार मैं जानता था। मैंने दरवाजा खोला और वही आदमी खड़ा था जो मुझे कहता था अपना भाई समझो। उसके चेहरे पर वही सुकून था, जैसे ये सब कुछ उसके लिए मामूल हो। उसने अंदर कदम रखते हुए कहा,
डरो मत, वो तुम्हारा नहीं, वो तुम्हारी कमज़ोरी से आया है। मैंने पूछा कौन है वो? उन्होंने कहा तुम्हारा हमसाथ। उसने कहा कि जब तुम परेशानी में थे, तुम मायूस थे, तुम्हारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो गई थी, तो किसी ने जादू के ज़रिए तुम पर तुम्हारा हमजाद मुसल्लत किया जो तुम्हें परेशान करा। वो तुम्हारी शक्ल में इसलिए आता है क्योंकि तुमने सबसे ज़्यादा खुद को ही तोड़ा, गुस्से में, मायूसी में, नाउमीदी में। वो बोला जिन्नात को दरवाज़ा हमेशा इंसान खुद देता है, वो ज़बरदस्ती नहीं आते। मैंने पूछा अब क्या हो गया? उसने छत की तरफ इशारा किया। जो अमानत रखी है उसे आज रात ख़त्म करना होगा, वरना वो मरियम को छोड़कर नहीं जाएगा। हम सब छत पर गए, वही जगह जहाँ पहले पानी रखा था। उस भाई ने कहा जो कुछ भी हो जाए पीछे मत मुड़ना। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। फिजा बदलने लगी, हवा ठंडी हो गई। अचानक मरियम ने चीख मारना शुरू कर दी। वही काली औरत उसके सामने आ खड़ी हुई, मगर इस बार मैंने भी उसे देखा। लंबे बाल जमीन को छूते हुए, आंखें बिल्कुल स्याह और होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट। वो बोली ये मेरी है, और मरियम की तरफ बढ़ी। मैंने पहली बार पूरी ताकत से चीख कर कहा नहीं, और उसी लम्हे उन भाई ने वो अल्फाज पढ़े जो मैं यहाँ लिख नहीं सकता। बस इतना कहूँगा जैसे किसी ने फिजा को फाड़ दिया। वो औरत चीखी, ऐसी चीख जो इंसान नहीं निकालता, और फिर वो बिखर गई जैसे धुआं। सब कुछ अचानक खामोश हो गया। हवा रुक गई। मरियम ज़मीन पर बैठ गई, सांस बहाल होने लगी। उन भाई ने मुझसे कहा अब ये घर महफूज है, मगर याद रखना। मैंने पूछा क्या? वो बोला वो दोबारा आ सकता है अगर फिर तुमने अपने आप को तोड़ा, मायूस हुए, नाउमीद हुए। ये कहकर उसने एक बात और कही कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा जिक्र किसी से मत करना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया। और सीढ़ियाँ उतर गया। मैं उसके पीछे गया, मगर नीचे कोई नहीं था। आज कई महीने गुजर चुके हैं, घर में सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर कभी कभी रात को जब मैं आईने के सामने खड़ा होता हूँ तो मुझे यूँ लगता है जैसे अक्स ज़रा देर से हरकत करता हो। और तब मुझे याद आया हर दरवाज़ा बाहर नहीं होता, कुछ दरवाजे इंसान के अंदर भी होते हैं। इस वाक़े के बाद मुझे जिन्नात पर, हमजाद पर एक पुख्ता यकीन हो गया। हालांकि इन चीज़ों का जिक्र कुरान पाक में भी है, लेकिन इतना पक्का बिलीव चूँकि मैं इन चीज़ों को फेस कर चुका था, तो मैं ही जानता हूँ कि वो मामलात मैंने कैसे फेस किए। मेरी स्टोरी थी, उम्मीद है मेरे चैनल पर ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप चाहते हैं कि मेरी ऐसी स्टोरीज़ आप तक पहुंचती रहें, इस यूट्यूब के समंदर में मैं कहीं खो ना चाहूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपनी तरह का प्यारा सा एक कमेंट लाजमी नीचे दीजिएगा फीडबैक के लिए। इससे मुझे बहुत हेल्प होती है आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लाने में। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं KPK से हूँ और अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहती। वाक़या कुछ यूँ है कि 1 साल पहले एक सुबह जब मैं उठी तो अचानक मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया। 3 से 4 घंटे तक बुखार रहा, वो भी इतना शदीद कि मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। उस वक्त मेरी अम्मी अबू मेरे पास बैठे थे। मुझे उन लोगों से खौफ आने लगा। मुझे ऐसा महसूस होता था कि ये लोग मुझे मार देंगे। मैं बस अपने छोटे भाई से ही ठीक तरह से बात करती थी। अम्मी अबू से बात तो करती थी मगर सही तरह नहीं कर पाती थी। इसके बाद वो लोग मुझे एक आलिम के पास ले गए। उसने मुझे एक कागज़ दिया। वो ऐसा कागज़ था कि पहले कुरान पाक का सबक नज़र आया, फिर उसके बाद वो सफ़ा अजीब अजीब सा लगने लगा। जब मुझे होश आया तो मैं घर में थी। फिर मेरी हालत बहुत ख़राब होने लगी। मैं दिन में जो भी करती थी वो मैं अपने होश में नहीं करती थी, बल्कि मुझे किसी बात का एहसास ही नहीं होता था। अम्मी कहती थी कभी तुम बच्चों की तरह रोती हो, कभी कुछ और करती हो, कभी कुछ और। उसके बाद मेरी ऐसी हालत हो गई कि मैं दिन को अपने हाथ काटने लगी और ये मैं अपने होश में नहीं करती थी।
जब होश आता तो रात को अपने हाथ देखकर चीखती थी और अम्मी अब्बू से कहती थी कि ये आप लोगों ने क्या किया। फिर जो कुछ भी मैं खाती थी वो हजम नहीं होता था, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद मेरी हालत और भी खराब होने लगी। कभी ऐसा होता कि मैं रात को अपने बिस्तर पर सोती मगर आंखें खुलती तो छत पर होती, कभी कमरे से बाहर पाई जाती थी। और अस्तगफिरुल्लाह, मैं इस हालत तक पहुंच गई थी कि कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकती थी। मैं कुरान की तिलावत ही भूल गई थी, हत्ता कि नमाज भी भूल गई थी। अस्तगफिरुल्लाह, मैं अपनी ज़िंदगी से इतनी तंग आ गई थी कि सोचती थी कैसी ज़िंदगी है कि ना नमाज पढ़ सकती हूँ ना कुरान की तिलावत। मैंने बहुत जगहों से इलाज करवाया, माहिर नफ्सियात के पास भी गई, मगर उन्हें भी समझ नहीं आती थी कि मसला क्या है। 4 से 5 बार मैंने अपने जख्म और हाथ रखते हुए हाथ को मज़ीद जख्मी कर लिया। मुझे जब होश आता तो मैं रोती थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद मेरी ऐसी हालत हो गई कि जब मैं रात को सोती थी तकरीबन 2 बजे मेरे ऊपर कोई सोता हुआ महसूस होता। जब मैं उठती थी तो ना चल सकती थी ना हिल सकती थी। जब मैं ये बात घर में बताती तो अम्मी कहती थी ये तुम्हारा वहम है, लेकिन मुझे मालूम था कि ये वहम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। कभी मुझे बच्चों के रोने की आवाज़ आती थी, कभी कोई मेरे पास आकर बात करता था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो कौन था। जब मैंने डॉक्टर को बताया कि मुझे नींद में ऐसा महसूस होता है कि कोई मेरे ऊपर सो रहा, तो डॉक्टर ने मुझे सुकून की दवाइयाँ दी। मुझे उन दवाइयों का भी इतना असर नहीं होता था, हाँ थोड़ा बहुत असर ज़रूर होता था। इसके बाद मैंने एक दफ़ा ये किया कि कैमरा ऑन करके सो गई, ये सोच कर के देखूं कौन मेरे ऊपर सोता है। लेकिन जब सुबह उठी तो फ़ोन मेरे बिस्तर पर ही पड़ा था। फिर मैंने सोचा कि कुछ भी हो मुझे सच का पता ज़रूर करना है। एक रात मैंने सुकून की दवाई खाई नहीं, सिर्फ घर वालों को बताने के लिए कि हाँ मैंने खा ली। जब रात को मुझे महसूस हुआ कोई मेरे ऊपर सो रहा है और मैंने आंखें खोली तो पता नहीं वो क्या चीज़ थी। वो ना इंसान था ना जानवर, और मेरे चेहरे के बिल्कुल सामने अपनी जुबान करीब ला रहा था जैसे मुझे चाट रहा हो। फिर मैं बेहोश हो गई। 4-5 डॉक्टर से इलाज कराने के बावजूद कोई फ़र्क नहीं आया। फिर एक डॉक्टर ने कहा कि इसे किसी आमिल के पास ले जाएं, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी। इसलिए डॉक्टर ने भी यही मशवरा दिया। जब मैं आमिल के पास गई तो उसने कहा कि मेरे साथ जिन्नात हैं, वो भी 2 नहीं बल्कि ज़्यादा। उसने कहा कि एक जिन मुझ पर आशिक है और ये चीज़ मामू के घर से मेरे साथ आई है। उसने कहा ये सब उस रात हुआ जब मैं छत पर गई थी तो बेहोश थी, लेकिन अम्मी ने मुझे बाद में सारी बात बताई। आलिम ने यह भी बताया था कि मेरे दिमाग पर काला जादू हुआ है और कोई मुझे पागल करना चाहता है, मेरे रिश्ते में दरार डालना चाहता है। लेकिन ये सब कुछ उस आमिल ने मेरी अम्मी को बताया था और अम्मी ने मुझे बताया। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें याद आने लगी। मैं मामू के घर गई थी। रात को मेरा नेट ठीक से काम नहीं कर रहा था तो मैं छत पर गई। वहाँ मैंने देखा कि कोई लड़का फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है। मैंने सोचा शायद मेरा कनेक्शन ख़राब है और उसका भी नेट ठीक नहीं चल रहा होगा। तब से मुझ में तब्दीलियाँ आना शुरू हो गईं। 3 महीने में मेरी यही हालत रही। तकरीबन 2 महीने तक मुसलसल कोई ना कोई रात को मुझसे बात करने आता। जब मैं उठती तो वो ख्वाब होता। कभी मैं छत पर पाई जाती, लेकिन मुझे मालूम था कि 2 महीने तक एक ही इंसान ख्वाब में नहीं आ सकता, और वैसे भी मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ कि कोई मुझे पसंद करे। हाँ, मैं मज़ाहिया किस्म की लड़की हूँ और मेरा इखलाक बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो आलिम यही कहता था कि एक जिन मुझ पर आशिक है। बाकी जिन्नात मामू के घर के हैं, और वाकई मामू का घर थोड़ा सा अलग सा है, बहुत बड़ा है और वहाँ अक्सर लोग डरते रहते हैं। फिर उस आलिम ने मेरा इलाज शुरू किया। फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी ठीक हुई। फिर एक दूसरे आलिम ने मेरा ईमान ताज़ा किया। अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद मैं कुछ बेहतर होने लगी। उन 3 महीनों में मेरा वज़न 13 किलो कम हो गया था। ना कुछ खाती थी ना पीती। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज भी जहाँ कहीं भी मनफी ताकत या बुरी एनर्जी होती है मुझे फ़ौरन एहसास हो जाता है, मगर मैं उसे नज़रअंदाज करती हूँ। ना घर में किसी को बताती हूँ ना कुछ और, बस खामोशी से नज़रअंदाज। घर में इसलिए नहीं बताती कि मैं बेटी हूँ, और मेरी वो हालत देखकर अम्मी अबू मेरी
आंखों के सामने रोते थे कि आखिर मेरे साथ क्या हो गया। मेरे अब्बू तो अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मार लेते थे कि अल्लाह, एक ही बेटी है, ये क्यों ऐसी हो गई। आज भी मुझे मनफी एनर्जी का फ़ौरन एहसास हो जाता है, मगर मैं उसको नज़रअंदाज करती हूँ। ये मेरी स्टोरी थी, उम्मीद है आप अपने चैनल पर ज़रूर शेयर करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपने स्टोरी शेयर की, और बहुत हमदर्दी है जिस तकलीफ़ से आप गुजरी। अल्लाह ताला आसानी पैदा करे ऐसे तमाम बहन भाई, बेटियां, बेटे जो भी इस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहतयाब करे और ऐसी चीज़ों से हमें बचा के रखे, आमीन। दोस्तों बताइएगा आज की स्टोरीज़ आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। दोस्तों उम्मीद है आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, मेरी स्टोरीज के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहा करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।